Question number 1. The right to property as a fundamental right was removed by which one of the following constitutional amendment? कब right to property को fundamental right से remove किया गया था? तो इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको रिमूव किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट इन इंग्लैंड आर गिवन टू सिटीजन्स बाय। कब फंडामेंटल राइट इंग्लैंड से हमें मिले थे? तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अभी मेरे साथ साथ कीजिएगा। इसका आंसर होगा बाय कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन हैज़ फंडामेंटल राइट टू, मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? बेसिक एजुकेशन तो है, प्रैक्टिस अ प्रोफेशन भी है, फ्रॉम एसोसिएशन भी है, लेकिन ये क्या है, अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं है किसी पर्सन को। ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसने इम्पोज किए हैं? तो किसने इम्पोज किए फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट तो नहीं है, पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट को क्या किया है, इम्पोज किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। तो इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये सब तो है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट में, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ईजी है, तो सबको आता होगा, पार्ट 3 में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी भी जस्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज। इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। तो इसमें कौन सा है? 44, 24, 39 नहीं है, इसमें है 42nd अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 42nd अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री आर इन। ये क्या है? ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, नेशनल पॉलिसी, या फिर दोनों है? तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आता है और डीपीएसपी में भी आता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स आर गिवन अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो 15, 16, 19 तो है ही है, ये सबको पता है। उसके बाद में रिलीजन है 25, तो वो भी बाहर से आने वालों के लिए भी होगा, इक्वली होगा। और 21 नॉन सिटीजन्स होंगे, उनके लिए भी होगा कि फ्री, मतलब उनको भी अच्छी पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, पानी मिले। तो जो 29 है माइनॉरिटी वाला, वो ये ओनली सिटीजन्स के लिए ये 4 आर्टिकल हैं, 15, 16, 19 एंड 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाइल डिक्लेयरिंग ट्रांसजेंडर पीपल टू बी अ थर्ड जेंडर ऑब्जर्व। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ट्रांसजेंडर पीपल, बिल्कुल सही है। द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ये भी सही है। नेक्स्ट रिजर्वेशन भी दिया गया है इनको एजुकेशन में, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जॉब में, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनएविटेबल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। किसके लिए यूज़ किया गया है? ओवरलैपिंग बिटवीन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 7th शेड्यूल, वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन्फ्रीजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। तो ये जो डायरेक्ट एंड इनएविटेबल इफेक्ट है ये डिटरमाइन किया गया था उल्लंघन करना, मतलब इन्फ्रीजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच कौन सा है? तो आर्टिकल 31A बात करता है एक्विजिशन ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे नन ऑफ द मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ही सही है, लेकिन इसके बारे में आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 31B जो बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन की, तो 31B तो इसमें गलत दे रखा है। आर्टिकल 32 रेमेडीज़ की बात करता है। आर्टिकल 148 बात करता है कैग की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ये वाला करेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, कुछ टफ भी हैं और रिपीट हो रहे, इसलिए मैं बीच बीच में स्किप करवा रही हूँ कुछ क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, स्टेट पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट के एन्यूमरेट इन द आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ये मैंने लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से आर्टिकल्स को एक्सेप्शन बोला गया है। तो आर्टिकल 31A भी है और आर्टिकल 31C भी है, तो दोनों आर्टिकल हैं और इनका एक्सेप्शन क्यों बोला गया है ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब DPSP के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्या है? जस्टिसिएबल है जब सेम वे फंडामेंटल राइट, नहीं ऐसा तो नहीं है। जस्टिसिएबल तो नॉट द सेम वे एज द फंडामेंटल राइट, ये भी गलत है। डेकोरेटिव पोर्शन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है नॉट जस्टिफिएबल यट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो ये वाला बिल्कुल सही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट जस्टिफिएबल है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड द DPSP इज, बाइंडिंग फोर्स किसकी होती है? पब्लिक ओपिनियन की होती है DPSP में, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स होगा, ड्यूटीज़ होगी, DPSP होंगे, क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा DPSP। हालांकि हम लोग DPSP पढ़ रहे हैं तो इससे करेक्टली आइडिया हो जाता है कि DPSP का ही क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द एनफोर्समेंट ऑफ DPSP प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स होता है DPSP? क्या गवर्नमेंट की चॉइस पे होता है? नहीं होगा। जुडिशरी पे भी नहीं होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी पे भी नहीं होता। रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। अब बता रखा है DPSP जो है वो जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिएबल है, नन ऑफ द अबव है। हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें अभी जस्ट किया था कि नॉन जस्टिसिएबल है DPSP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। DPSP आर क्या है? डायरेक्टिव इन द नेचर ऑफ आइडल्स ऑफ द स्टेट। सेकंड है डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है। नॉन जस्टिसिएबल जो कि हम इतने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो तीनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके अंदर, वो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, तो इसका आंसर होगा डी। तो ये तीनों क्या होंगे? सही है, UPSC में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है दो द DPSP कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट जब तक यट they are fundamental in the governance of the country, binding on the state, enforceable at the instance of the president of the India, superior of fundamental right। तो इसका आंसर होगा fundamental in the governance of the country। ठीक है, ये वाला ही सही होगा। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी कि DPSP फंडामेंटल फॉर द, किसके लिए? गवर्नेंस ऑफ स्टेट, तो इसका भी क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, गवर्नेंस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है करेक्ट। तो चलिए DPSP क्या है? रिलेटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डू नॉट इम्पोज, किसी पे आप ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते हो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट के लिए, ठीक है। सो लॉन्ग एज देयर इज नो लॉ कैरिंग आउट द डायरेक्टिव्स नीदर द स्टेट नोर द इंडिविजुअल कैन वॉयलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ और राइट अंडर द कलर ऑफ फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स। समझ में आई गया होगा आपको, मतलब ईजी है बहुत। कोर्ट आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कंपेल द गवर्नमेंट टू कैरी आउट एनी DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट कि तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया M8 क्रिएटिंग अ, क्या है? सेक्युलर, कास्टलेस, इंडस्ट्रियल, वेलफेयर, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो है वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर? रियल गाइडिंग फैक्टर कौन सा है फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर? तो हम लोग डीपीएसपी के क्वेश्चन कर रहे तो डेफिनेटली डीपीएसपी ही करेक्ट होगा सबके अकॉर्डिंग, लेकिन इसको याद भी करना ज़रूरी है कि रियल गाइडिंग फैक्टर है डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू सिक्योर करता है सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल मीन्स सोशल ऑर्डर इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ आर सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ आर सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट कंट्रोल, तो नहीं है। द स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर होगा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेल इन्फॉर्म करेंगे ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, तो इसका आंसर होगा बी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस लो है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 42nd अमेंडमेंट की बात हो रही है, एक्ट विच गेव प्रेसिडेंस टू ऑल और एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, जो कि इनवैलिडेटेड हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनवैलिडेट कौन से केस में किए गए थे, इसकी ट्रिक के साथ मैंने केस बताया था लॉन्ग वीडियो में। तो इसका जो आंसर है वो है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑब्लिक्स करता है स्टेट को कि सिक्योर करना है आपको एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, डेफिनेटली ये सही है। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी सही है। द मटेरियल रिसोर्सेज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड, ये भी सही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आर्टिकल 39A की बात हो रही है कि क्या कहता है, वैसे आर्टिकल 39A की हेडिंग है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ओवरऑल जो बात करता है एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज्ड एंड द सिटीजन्स आर नॉट, एंड फोर्स नहीं किया जाता इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए एज और स्टैंड के हिसाब से, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि दूसरे जो हैं दूसरे क्लोजेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू द डीपीएसपी के लिए ओवर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट, ये कौन सा अमेंडमेंट में बताया गया है? अमेंडमेंट है ये 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39A की बात हो रही है, टू वुमेन इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, तो डेफिनेटली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन सा होगा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, बी। नेक्स्ट है, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C मीन्स दैट, जो सेविंग की बात करता है डीपीएसपी के, तो इसमें जो है ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपरसीड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, नहीं करते हैं। नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन सुपरसीड, एक भी नहीं करता, ये ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन आर्टिकल 39A क्लोज ए बात करता है एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, तो इसको तो नहीं करता है। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन आर्टिकल 39 क्लोज बी में बात हो रही है कि जो रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उनकी बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ओनरशिप के कंट्रोल में रहेंगे और अच्छे से करना। और थर्ड की बात हो रही है कि इसमें मोनोपोली को रोकने से रिलेटेड बात है, तो ये वाला सही है कि कौन सा प्रोविज़न इसके अंदर 31C के अंदर फॉल करता है, डी। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन बात करता है लॉज कवर्ड अंडर आर्टिकल 39 क्लोज बी एंड सी, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में, हैव बीन गिवन प्रोटेक्टिव शील्ड है अगेंस्ट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट को, बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या है इसका, इन्होंने रीज़न बताया कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रिगार्डेड रिलेवेंट फॉर कंसिडरिंग व्हाट आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19, इसमें तो आर्टिकल 19 की बात करने लग गए, तो है तो दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी कि बहुत ए और आर दोनों तो करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेंडमेंट का है कि 39A आर्टिकल जो है ना, वो कब अमेंड किया गया था, तो उसको अमेंड किया गया था
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्लिग्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। मैंने आपको ये बहुत मतलब इतनी शानदार ट्रिक बताई थी कि देखते ही आप मतलब नींद में बता सको आंसर कि इसका क्या होगा। आर्टिकल 40 मतलब एक एक की एक ट्रिक बता रखी है, अच्छे से लर्न हो जाए। तो आर्टिकल 40 इसका आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ किसके अंदर दे रखा है? आर्टिकल 42 में दे रखा है। तो जिसने लॉन्ग वीडियो देख रखे हैं वो तो वैसे ही आप आंसर इजीली दे सकते हो, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा है? क्या पैटर्निटी लीव का पढ़ा? नहीं है इसमें। ग्राम सभा का भी नहीं पढ़ा। और नेक्स्ट है डी क्लोज देखिए, स्टेप फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर, ये भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे लेजिस्लेचर दे रखा है, वो नहीं है। आर्टिकल 50 दे रखा है सेपरेशन का। और सी बात करता है टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल है ये। तो आर्टिकल 43A में बात करी गई है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मतलब क्लोज सी जो इसका होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 43A जो हमने अभी डिस्कस किया था पार्टिसिपेशन का, वो कब अमेंडमेंट किया गया था उसका? तो उसका अमेंडमेंट भी कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये वाला तो सबको आता होगा, UCC कौन से में दिया गया है, मतलब कब अमेंडमेंट किया गया था UCC का, ये सबको आता होगा। तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट। आज के पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ। मतलब जैसे भी है मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ और अपना 100% दूँगी। शॉर्ट ट्रिक्स मैं काफ़ी सारे बताती हूँ, केस लो एक भी स्किप नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगे, मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली क्या पढ़ रही हूँ, तो वो ये सब यही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में।